हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर आप प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सट्टा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन सीरीज के बारे में। और उसमें उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपकी जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाली हैं उनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स नाउ अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 माइटोकॉन्ड्रिया, 4 राइबोसोम। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फ्रेंड नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। नहीं, क्लोरोप्लास्ट जिसको अपन हरित लवक कहते हैं, एक ऐसा कोशिकांग होता है, कोशिका अंग होता है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट डियर फ्रेंड्स एक ऐसा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जो दोहरी झिल्ली द्वारा आबद्ध होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली से बंधा हुआ होता है। ऐसा कोशिकांग होता है जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जो दोहरी झिल्ली द्वारा आबद्ध होता है। इसको अपन को अर्ध स्वयंशासी कोशिकांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वयंशासी निकाय या कोशिकांग के नाम से जानते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, इसके सिम्टम की, इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जो कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सबसे पहले पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक 1945 में। और बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप होती है। एक होती है स्मूथ और दूसरी होती है रफ, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बात करें थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा कोशिकांग होता है जो कोशिका के लिए एक शक्ति का कार्य करता है, उसको शक्ति प्रदान कर उसके लिए कोशिका ग्रह का कार्य करता है। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ओके फ्रेंड, इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना, यानी कि कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है उसके द्वारा श्वसन जो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं फोर्थ राइबोसोम से। तो राइबोसोम की खोज की थी पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था? नंबर 1 फ्रांसिस गाल्टन, 2 चार्ल्स लेब्रॉन, 3 डब्ल्यू ऑफ मिक्सचर, 4 फ्रेडरिक मिक्सचर। तो आपको बताना कि डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी बात करें, इसको सबसे पहले अलग किया था, इसको अलग करने वाले थे फ्रेडरिक मिक्सचर, यानी कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने सबसे पहले डीएनए को किसी भी कोशिका से अलग किया था। बात करें अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि फ्रेडरिक रिएक्शन ने किस तरह से किया था। तो इन्होंने सबसे पहले 1869 ईस्वी में, कब? 1869 ईस्वी में मरी हुई श्वेत कोशिकाओं से केंद्रक पदार्थ को बाहर निकाला था। यानी कि इन्होंने 1869 में जो कोशिका होती है उसमें श्वेत रुधिर कोशिका जिसको अपन WBC कहते हैं, उनसे केंद्रक का पदार्थ बाहर निकाला था। इन्होंने केंद्रक में प्रोटीन के अतिरिक्त एक अन्य और फास्फोरस पदार्थ का पता लगाया था जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। यानी केंद्र के एक और फास्फोरस पदार्थ का पता लगाया जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। ओके,
बात करें फ्रांसिस गाल्टन की, तो फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिक का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? सुजननी की एक विज्ञान की ही शाखा होती है, उसका जनक किसे कहते हैं? फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। चार्ल्स लेवरोन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो मलेरिया का रोगाणु होता है उसका पता लगाया था। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलने वाली बीमारी है और मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ही होती है। तो उसका सबसे पहले उसमें जो रोगाणु होता है जिस वजह से ये मलेरिया फैलता है उसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स लेवरोन। बात करें डब्ल्यू ऑफ मिक्सचर की, तो इन्होंने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की खोज की। तो जो मानव में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, जो निषेचन की क्रिया होती है, उसको सबसे पहले खोजा था डब्ल्यू ऑफ मिक्सचर ने। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HIV एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस माध्यम से प्रसारित होता है? नंबर 1 स्तनपान, 2 एक ही सुई का बार बार प्रयोग, 3 असुरक्षित यौन संबंध, 4 मच्छर का काटना। डियर फ्रेंड्स, ये अभी कुछ ही टाइम पहले जो NTPC की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, और जो बोर्ड था रेलवे बोर्ड ने इसका क्वेश्चन जो मच्छर का काटना गलत माना था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है इसका यही होता है कि HIV एड्स एक दूसरे से व्यक्ति में किस माध्यम से फैलता है। तो ये सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटम नहीं होता है, तो ये मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से कभी भी HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। इसके अलावा स्तनपान से, एक ही सुई का बार बार प्रयोग करने से, असुरक्षित यौन संबंध से, इन सभी से एड्स फैलता है, लेकिन मच्छर के काटने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 मच्छर का काटना। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल सही है कि मच्छर प्रसारित नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित है? नंबर 1 सोराइसिस, 2 पर्टुसिस, 3 पैकोलाइटिस और 4 पार्किंसंस। तो आपको बताना है कि जो DPT में P किसको संदर्भित करता है। तो डियर फ्रेंड्स, P संदर्भित करता है पर्टुसिस को। यानी पर्टुसिस क्या होता है कि जो DPT का ये पर्टुसिस एक प्रकार का रोग है जो P को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बात करें अपन DPT के बारे में जान लेते हैं। तो DPT का जो टीका होता है वो डिप्थीरिया, कुकर खांसी या और पर्टुसिस या टिटेनस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। किसका टीका? DPT वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। वो डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है, पर्टुसिस है, टिटेनस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ओ ये एक ऐसा रोग है जो जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा रोग होता है? जीवाणु की बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है ये। कौन सा? पर्टुसिस। ओके, डिप्थीरिया की अपन बात करें तो डिप्थीरिया का नेम होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। बात करें कुकर खांसी तो कुकर खांसी का होता है होमोफिलम पर्ट्यूसिस। क्या होता है? होमोफिलम पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया का होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। बात करें कुकर खांसी का होता है होमोफिलम पर्ट्यूसिस। और टिटनेस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस का नेम होता है। ओके फ्रेंड, तो आपको ये याद रखना है डियर फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा निर्मित क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? नंबर 1 झूठ पकड़ने वाली मशीन, 2 हृदय स्पंदन की दर मापने का यंत्र, 3 पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र, 4 ध्वनि लेखन के काम करने वाला उपकरण। तो आपको बताना है जो जगदीश चंद्र बोस द्वारा निर्मित यंत्र क्रेस्कोग्राफ, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका उपयोग किया ऑप्शन 3 पौधों की वृद्धि मापने में। यानी कि पौधों की वृद्धि मापने का जो यंत्र होता है उसको क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। ओके, बात करें नेक्स्ट ऑप्शंस की कि इनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। झूठ पकड़ने वाली मशीन, तो पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफ एक यंत्र होता है जिसको अपन झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं, जिसके द्वारा अपन कोई भी अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम आसानी से उसके झूठ को पकड़ सकते हैं। उसका नाम होता है पॉलीग्राफ होता है। बात करें हृदय स्पंदन की दर मापने का यंत्र, तो उसको अपन कार्डियोग्राफ कहते हैं। यानी कार्डियोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जो हृदय स्पंदन की दर मापने के काम आता है। बात करें ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण, तो वो होता है फोनोग्राफ। यानी कि फोनोग्राफ के जरिए अपन ध्वनि लेखन के काम कर सकते हैं। यानी कि ध्वनि की जो स्थिति होती है उसको पहचान सकते हैं फोनोग्राफ के माध्यम से। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ, हृदय स्पंदन की दर मापने का यंत्र कार्डियोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ का बता ही दिया कि पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र, और ध्वनि लेखन के कार्य का होता है फोनोग्राफ। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार व अध्ययन से संबंधित है? नंबर 1 हिस्टोलॉजी, 2 जेरियाट्रिक्स, 3 हेप्टोलॉजी, 4 हिप्नोलॉजी। तो आपको बताना है कौन सा यकृत के उपचार व अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फ्रेंड 3 हेप्टोलॉजी। यानी कि हेप्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन यकृत के उपचार व उसका अध्ययन करते हैं। ओके, बात करें अपन हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी कि ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। बात करें हिप्नोलॉजी, तो निद्रा का अध्ययन यानी कि जो अपने को जो नींद आती है रात सोते समय, तो उसका अध्ययन किया जाता है हिप्नोलॉजी के अंतर्गत। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नंबर 1 लाल, 2 गुलाबी, 3 नीला, 4 काला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नीला। यानी कि जो ऑक्टोपस होता है उसके खून का रंग नीला होता है। और ऑक्टोपस होता है वो एक मोलस्का संघ का प्राणी होता है जो जिसके अंदर हीमोसाइनिन के कारण इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं। और उसी की वजह से ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आपको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछे कि ऑक्टोपस के खून का रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो राइट आंसर होगा हीमोसाइनिन वर्णक के कारण, जबकि खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ओके फ्रेंड, और ये मोलस्का संघ का प्राणी होता है। तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विविपारा क्या होता है? नंबर 1 बच्चा पैदा करने वाले सजीव, 2 कैक्टस का एक प्रकार, 3 शैवाल का एक प्रकार, 4 एक मोलस्क। तो आपको बताना है जो विविपारा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 बच्चा पैदा करने वाले सजीव। यानी जो बच्चा पैदा करने वाले सजीव होते हैं उनको विविपारा कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 बायोडिग्रेडेशन, 3 विद्युत अपघटन और 4 गैल्वेनीकरण। तो आपको बताना है जो कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 1 प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाने का कार्य करती है। मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है कि जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात्रि के समय भोजन बनाते हैं, जैसे शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, रात के समय अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? नंबर 1 लुई पास्चर ने, 2 चार्ल्स डार्विन, 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और 4 हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा रचित की थी ऑप्शन 2 चार्ल्स डार्विन। यानी कि चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा को विकसित किया था। बात करें लुईस पास्चर की, तो इनको एंटी रेपीज का टीका होता है उसका आविष्कार किया था 1883 में लुईस पास्चर ने। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? नंबर 1 आयोडीन, 2 फ्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 ब्रोमीन। तो आपको बताने में सबसे बड़ा परमाणु व्यास किसका है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आयोडीन। आयोडीन का परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। ये जो आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या है? हैलोजन तत्व होते हैं। और है ये सब के सब क्या है? हैलोजन तत्व होते हैं जो अक्रिय गैसों के हमेशा बाईं ओर 17वें समूह में रखे जाते हैं। कौन से समूह में? 17वें समूह में रखे। 17वां जो समूह होता है उसमें इनको रखा गया है। और जो अक्रिय गैसेज होती है, अक्रिय जो तत्व गैसेज, उनके बाईं ओर जो 17वें नंबर का समूह है उनमें इनको स्थान दिया गया है। किनको? हैलोजन तत्व को। आयोडीन की बात करें, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है फ्लोरीन की 9, क्लोरीन की 17 और ब्रोमीन की 35 होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नियम में कहा गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन होते हैं? नंबर 1
आधुनिक आवर्त नियम, 2 मेंडेलीव का आवर्त नियम, 3 न्यूलैंड का आवर्त नियम, 4 डोबेराइनर का त्रियक नियम। तो आपको बताना है जो कि ऐसे कौन से ने कहा कि अपने नियम में कहा कि तत्व के गुण के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मेंडेलीव का आवर्ती नियम है। कि मेंडेलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने कहा था कि जो तत्व के गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ओके, इन्होंने 1856 में 56 तत्वों की सबसे पहले आवर्त सारणी में रखा गया था, उनके बारे में इसमें विस्तृत अध्ययन किया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। C6H6 क्या है? नंबर 1 बेंजीन, 2 हाइड्रोकार्बन, 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 4 टोल्यून। तो आपको बताना है कि जो C6H3 क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, C6H3 बेंजीन होता है जो 6 कार्बन परमाणु के एक वलय से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन के 6 होते हैं और हाइड्रोजन के 6 मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बेंजीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसको धूपेन्यू भी कहा जाता है। इसका एक नया नाम होता है धूपेन्यू। धूपेन्यू इसका एक नया नाम, याद रखना है आपको, धूपेन्यू भी बेंजीन को कहा जाता है क्योंकि वो जो कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। किससे बना होता है? 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, जो एक छल्ले की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेट होते हैं, एक छल्ले की आकृति के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? नंबर 1 मैक्स प्लांक, 2 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, 3 हेनरी बैक्वेरेल और 4 हेनरी हर्टज। तो आपको बताना कि रेडियो सक्रियता आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हेनरी बैक्वेरेल ने। यानी कि 1896 ईस्वी में हेनरी बैक्वेरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। बात करें मैक्स प्लांक की तो इनको क्वांटम सिद्धांत इन्होंने दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की बात करें तो इन्हें प्रकाश विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का जो सिद्धांत होता है उसको सबसे पहले दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। हेनरी हर्टज जी इन्होंने आवृत्ति के बारे में बताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जिंक सल्फाइड, 2 लेड सल्फाइड, 3 पोटेशियम नाइट्रेट और 4 कैल्शियम सल्फेट। तो बारूद में मुख्य रूप से होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और बारूद को अपन गन पाउडर या काला पाउडर, ये काले रंग का होने के कारण इसको काला पाउडर या फिर इसको गन पाउडर कहा जाता है। ओके, जो विस्फोट के रूप में काम में लिया जाता है वो ये जो बारूद होता है, बारूद सल्फर, कोयला, सोरा, जो पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर भी कहते हैं, इन सब से मिलकर इसका निर्माण किया जाता है। किस किस से? जैसे सल्फर है, कोयला हो गया, इसके अलावा जो बारूद जो गंधक कहते हैं, सल्फर कहते हैं, इन सबको मिलाकर के, साल्टपीटर को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता है? बारूद का निर्माण किया जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉमस अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं? नंबर 1 एक्सरे मशीन, 2 क्लिनिकल थर्मामीटर, 3 स्टेथोस्कोप और 4 माइक्रोस्कोप। तो आपको बताना है जो थॉमस अल्बर्ट था इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था थॉमस अल्बर्ट ने। ओके, बात करें अपन, इन्होंने 1866 ईस्वी में सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, और इसमें इस जो क्लिनिकल थर्मामीटर की इसकी एक विशेष खासियत ये थी कि इसमें जो टेम्परेचर अपन नाप सकते उसका माप 5 मिनट में अपन इसका टेम्परेचर ज्ञात कर सकते थे इसके माध्यम से। ओके, बात करें स्टेथोस्कोप की तो इसका उपयोग जो अपनी धड़कन होती है, हृदय की धड़कन की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप होता है एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी में दूध से क्रीम अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? नंबर 1 निस्तारण, 2 आंशिक आशवन, 3 अपकेंद्रीकरण, 4 क्रिस्टलीकरण। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि से यानी कि उसको जिसको अपन बिलोना कहते हैं, जैसे छाछ दही नहीं बिलोते, उसी स्थिति यानी कि उसका प्रयोग करके अपकेंद्रण विधि के द्वारा अपन दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मानव शरीर के तापमान में सामान्य से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जब मानव शरीर के तापमान में 5.4 डिग्री से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, इस स्थिति को कहता है हाइपोथर्मिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हाइपोथर्मिया। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि शरीर का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से भी कम हो जाता है।
35 डिग्री से भी कम हो जाता है उस स्थिति को अपन कहते हैं हाइपोथर्मिया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोर से निकलने वाली आवाज व अनिमेष आवाज का क्या कारण है? कम आवृत्ति, 2 उच्च आवृत्ति, 3 संक्रमित वोकल कॉर्ड और 4 कमजोर वोकल कॉर्ड। तो आपको बताना है जोर से निकलने आवाज या अनिमेष आवाज का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च आवृत्ति, यानी कि उच्च आवृत्ति जब अपना जो लैरिंग्स पार्ट होता है जिसको अपन वोकल कॉर्ड कहते हैं, अब जब अपन जो ही जोर लगाते हैं तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो एकदम ज़्यादा उच्च हो जाती है, इसी वजह से हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है वो ज़्यादा तेज होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राडार का फुल रूप क्या होता है, कि राडार का पूर्ण रूप क्या होता है? नंबर 1 रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, 2 रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, 3 रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, 4 रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो आपको बताना है जो रडार का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि RADAR, आर का होता है रेडियो, एक का डी का होता है डिटेक्शन, एक का एंड और आर का रेंजिंग होता है। ओके, तो रेडार का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है? तो जाइए और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो, उसके कहीं ना कहीं जाके आपको वो थैंक्स कहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अवश्य बताएं, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप मेरे चैनल जीएस अड्डा विद पीसी को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन के साथ, जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप वक्त रहते, यानी कि पर डे मेरी क्लास सुबह 9 बजे लाइव आती है, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आने की कोशिश करें और अपने आपको परखें इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आप इनमें कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं, और उसी के जरिए आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और जितनी जल्दी हो सके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।